कि सोर्ड ऑफ कमिंग के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जीशांग ने सोर्ड फेरी को कन्विंस किया कि एटलीस्ट उन्होंने चेनपिंग को परीक्षा देने का मौका देना चाहिए, तो उन्होंने भी उनकी बात मान ली और यहाँ पर सोर्ड फेरी ने चेनपिंग की सारी हार्डशिप को विटनेस किया। इधर चेनपिंग ब्रिज को क्रॉस कर रहा था और वहीं पर मास्टर जीशांग स्मॉल टाउन को बचा रहे थे। जैसे ही चेनपिंग इसमें कामयाब हुआ, मास्टर जीशांग ने भी अपनी जान दे दी और फाइनली चेनपिंग को सबसे पावरफुल ट्रेजर मिल चुका था। सोर्ड फेरी ने चेनपिंग को अपना मास्टर एक्सेप्ट किया, मगर उनकी बस एक ही शर्त थी कि चेनपिंग को मार्शल आर्ट की 10वीं लेवल को अचीव करना होगा। जिसके बाद चेनपिंग मास्टर जीशांग से किया हुआ वादा निभाने के लिए बाओपिंग को लेकर सुई डायनेस्टी की तरफ रवाना हो गया। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें स्मॉल टाउन का सीन दिखाया गया, जहां पर मिंग डायनेस्टी की एम्प्रेस सनरुइन अपने 2 साथियों के साथ पहुंच चुकी थी। वो सीधे जाकर सोंग जिनशिन के घर के सामने रुक जाती है, जो कि चेनपिंग का पड़ोसी था। उस घर पर लगे हुए स्प्रिंग स्टिकर्स को देखकर कहने लगी कि माओ कुजान को ऐसे स्टिकर चुराने का काफी ज्यादा शौक था और उतने में ही सनरुइन की कंपेनियन यांग हुआ ने उसके हाथ में घर की चाबी दे दी। तो ये लोग तुरंत ही दरवाजा ओपन करते हुए सोंग जिनशिन के घर के अंदर दाखिल हो गए। अब सनरुइन उस रूम में रखे हुए हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रही थी, साथ ही साथ उसने वहाँ रखा एक मैनुअल उठा लिया। वो अपनी कंपेनियन यांग हुआ से पूछने लगी कि बताओ इस बुक की कीमत डाली मार्केट में कितनी होगी, जिस पर यांग जवाब देते हुए कहने लगी कि योर मैजेस्टी इस बुक की कीमत 60 सिल्वर कॉइन्स होंगे। जो सुनते साथ ही सनरुइन ने उस बुक को नीचे फेंक दिया। वो कहती है कि इससे एक ही बात साबित हो रही कि कन्फ्यूशियन सेंट की टीचिंग इतनी भी कोई खास नहीं, ऐसे सेंट्स रईसों वाली जिंदगी नहीं जी सकते, मगर इनकी जिंदगी काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगी। तभी यांग हुआ कहने लगी योर मैजेस्टी आप सोंग जिनशिन से काफी ज्यादा प्यार करती हो और उनकी सफरिंग को देखकर आपको बुरा लग रहा होगा। उन्होंने यहाँ पर रुककर मामूली सी लाइफ को लीड किया, जरूर से उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी होगी। जिस पर एम्प्रेस कहती ना मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सोंग जिनशिन ने कभी किसी सफरिंग को विटनेस नहीं किया। वेल इस बंदी की बातों से ही पता चल रहा कि ये सोंग जिनशिन की मदर है। सनरुइन यांग हुआ से कह रही थी कि चलो लो फैमिली का वो एंशिएंट बुक मेरे पास दे दो, मैं उसमें से एक छोटा सा स्पेल चेक करना चाहती हूँ। तो यांग हुआ ने तुरंत ही वो बुक उसके सामने पेश किया। वेल इस बुक में सनरुइन को एक टैलिस्मान मिल चुका था, तो सनरुइन तुरंत ही उस बुक में दिए हुए स्पेल्स को पढ़ते हुए उस टैलिस्मान के पावर्स को एक्टिवेट करने लगी और उसके ऐसा करते साथ ही उस टैलिस्मान के अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। साथ ही उसमें से एक फ्लावर ब्लूम होते हुए पोर्टल में तब्दील हो गया। तो उस पोर्टल को छूते हुए सनरुइन कहने लगी कि इस बुक में दी हुई डिवाइन पावर्स काफी ज्यादा यूनिक है। मैंने आज तक न जाने कितने ही सारे सेक्ट के मैजिकल बुक्स को पढ़ा होगा, लेकिन कन्फ्यूशियन सेंट के मैजिकल पावर की बात ही कुछ और होती है। और इतना कहते साथ ही सनरुइन सीधे उस पोर्टल में दाखिल हो गई। उस पोर्टल ने उसे एक दूसरे कमरे में पहुंचा दिया था, जो कि हमारे हीरो चेनपिंग का घर था। वो कहती है कि कुछ लोग तो बचपन से ही किस्मत वाले होते, चाहे उनकी जिंदगी में कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, उनकी लाइफ हमेशा कंफर्टेबल होती। इधर यांग हुआ और जनरल वांग भी चेनपिंग के रूम के सामने पहुंच गए। वहीं पर सनरुइन चेनपिंग के पेरेंट्स की मेमोरियल टैबलेट देखते हुए कहने लगी कि कुछ बच्चे जन्म से ही श्रापित पैदा होते हैं, उन्हें बचपन से लेकर मौत तक हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता, और ये चेनपिंग भी उन्हीं में से एक है। चेनपिंग मैं जानती हूँ तुम आज न कल मुझसे बदला लेने जरूर आओगे, लेकिन मुझ तक पहुँचने से पहले तुम्हें 3 और क्लैन से निपटना होगा। उनमें से एक है युनशियान माउंटेन, दूसरा है जेंगियांग माउंटेन और आखिर में आएगा शुजियान लेक। और इतना कहते साथ ही सनरुइन ने उसके घर का लॉक ब्रेक कर दिया। वो कह रही थी चेनपिंग मेरे ख्याल से अब नए साल पर ही हमारी मुलाकात होगी। और अब वहाँ से बाहर आकर यांग हुआ से कहने लगी कि इस लॉक को फिक्स करो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने इस घर को विजिट किया। और एक बार फिर से सनरुइन ने उस बुक में लिखी हुई एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फैलने लगी। वेल इस टेक्निक को सनरुइन ने लॉर्ड ऑफ द 3 माउंटेन्स एंड 9 मार्क्विस की पावर से एक्टिवेट किया था। और उसके ऐसा करते साथ ही सनरुइन पास्ट के सारे इंसिडेंट को देख पा रही थी। उसने देखा कि छोटा सा चेनपिंग सोंग जिनशिन को चोप कर रहा है। यहाँ पर चेनपिंग उससे कहता है कि मैंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी बेवजह किसी को हर्ट नहीं करूँगा, लेकिन तेरी वजह से मुझे अपनी उस कसम को तोड़ना पड़ा। वो कहती है कि मेरा बेटा सोंग जिनशिन बचपन से ही शरारती था, अगर उसने तुम्हें थोड़ा सा परेशान किया तो क्या हुआ, मगर तुम बस उसकी छोटी सी शरारत पर उसकी जान लेने के लिए तैयार हो गए। और तभी सनरुइन को वहाँ पर एक बंदा नजर आया। अगर वो चाहता तो चेनपिंग को रोक सकता था, लेकिन
उसने ऐसा नहीं किया। उस बंदी की हरकतें देखकर ही पता चल रहा था कि वो चाहता है चेनपिंग सोंग जिनशिन को खत्म कर दे, लेकिन चेनपिंग ने ऐसा नहीं किया। तो ये सारा इंसिडेंट देखने के बाद सनरुइन गुस्से में उस इल्यूजन से बाहर आ गई और गुस्से में कहने लगी कि ये सब के सब कमीने हैं। मैं तो चाहती हूँ कि अभी के अभी इस पूरे टाउन को फिनिश कर दूं। जो सुनते साथ ही जनरल वांग उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था, योर हाइनेस, सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट को देखकर आप किसी बंदे को मार नहीं सकती। आफ्टर ऑल चेनपिंग ने सोंग जिनशिन पर अटैक क्यों किया था, इसके पीछे की वजह हमें पता नहीं। उसकी बातें सुनते ही सनरुइन जोर जोर से हंसने लगी। वो कहती कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। तुम मार्शल आर्ट की बस 8वें राउंड पर हो, मगर फिर भी मेरे सामने इतनी कॉन्फिडेंटली जबान लड़ा रहे। वहीं पर यांग हुआ ने भी अपनी सोड को म्यान से बाहर पुल कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो हो रही थी। तो सनरुइन उसे समझाती कि हम सभी लोग एक ही साइड पर हैं, तो छोटी मोटी चीजों पर फाइट करने का कोई फायदा नहीं। जिसके बाद वो जनरल वांग को बताने लगी कि जैसा आप सोचते हो मैं वैसी बेरहम नहीं हूँ, बस मुझे इस दुनिया की कड़वी हकीकत पता चली। यहाँ पर नेक दिल लोगों को बुली किया जाता और इसी वजह से मैंने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। अब अगर जनरल वांग अभी भी मेरे फैसले के बीच में इंटरफेयर करेंगे तो फिर उन्हें यहाँ से बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा। जो सुनते साथ ही जनरल वांग तुरंत ही उसके सामने माफी मांगने लगा। वो कहता है कि मैंने आपके डिसीजन के बीच में इंटरफेयर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आप बस हुक्म करो, मैं आपकी खातिर हजारों लोगों को कुर्बान कर दूंगा। जिस पर सनरुइन कहने लगी कि ना, 1000 लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं। आज के दिन तो मैं बस 2 लोगों के कटे हुए सिरों को देखना चाहती हूँ, जिसमें से पहला सिर होगा इस स्मॉल टाउन के फॉर्मर सुपरवाइजर सोंग युजांग का और दूसरा सिर होगा मेरे बेटे के दुश्मन चेनपिंग का। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें रिवर का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर चेनपिंग अपने हाथों से ही मछलियों को कैच कर रहा था। साथ ही वो बाओपिंग से कहने लगा कि हमें एक लंबा सफर तय करना है, और अगर सच बताओ तो मैंने कभी भी स्मॉल टाउन के बाहर कदम नहीं रखा था। तो बोलो, क्या मास्टर जीशांग ने तुम्हें कभी बाहर की दुनिया के बारे में बताया है? जिस पर बाओपिंग कहती, हाँ बिल्कुल, मास्टर जीशांग हमेशा अपने लेक्चर्स में बाहर की दुनिया का जिक्र करते थे। उन्होंने बताया था कि इस बहुत बड़ी दुनिया में टोटल 9 ग्रेट कॉन्टिनेंट्स हैं और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में, जो कि 9 ग्रेट कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा माना जाता। भले इसे एक छोटा सा ईस्टर्न बाउजिंग कॉन्टिनेंट कहा जाता है, मगर इसमें भी कई सारे स्टेट्स और डायनेस्टीज एस्टैब्लिश की गई। साथ ही यहाँ पर तुम्हें ढेर सारे टैलेंटेड लोग मिलेंगे, जिसमें से हर एक बंदा एक यूनिक एबिलिटी को पजेस करता। इसके बाद आता है नॉर्दर्न ग्लेज कॉन्टिनेंट, उसके बाद है सदर्न साहा कॉन्टिनेंट, फिर है सेंट्रल डिवाइन और स्नो व्हाइट कॉन्टिनेंट, और शायद इनके बाद आता है गोल्ड आर्मर कॉन्टिनेंट। वेल, और भी कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन उनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहे। जिसके बाद वो अपने नक्शे को पढ़ते हुए बताने लगी कि अब हम इसी आयरन टैलिस्मान रिवर को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे, और उस चेस माउंटेन को क्रॉस करने के बाद हम रेड कैंडल टाउन पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे का सफर हम पानी के रास्ते कर सकते हैं, इससे हम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। वेल, यहाँ पर बाओपिंग ने उसे जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई थी वो सारी चेनपिंग के सिर के ऊपर से गुजर गई। उसे तो बस इतना ही पता है कि उसे इस रिवर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। बाओपिंग उससे कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे जैसे हाथ से मछलियाँ कैच करना चाहती हूँ, क्या तुम इस सफर में मुझे ये कला सिखा सकते हो? जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि एक बार हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाए, फिर तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। हालांकि बाओपिंग कह रही थी कि मास्टर जीशांग ने मुझे सिखाया था कि ट्रैवल करते हुए भी तुम पढ़ाई कर सकते हो। तुमने हमेशा अपनी किताबों को अपनी पीठ पर कैरी करना चाहिए, और फिर माउंटेन्स और रिवर से गुजरते हुए तुम उन्हें स्टडी कर सकते हो। इससे तुम्हारा नॉलेज काफी तेजी के साथ गेन होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम एक लूजर कल्टीवेटर बन सकते हो। नॉलेज के बिना तो कोई भी बंदा सही रास्ते पर नहीं चल सकता। तो चेनपिंग कहता है कि अगर रास्ते में हमें कोई बैम्बू फॉरेस्ट नजर आया तो मैं जरूर से तुम्हारे लिए बैम्बू का बना हुआ एक बॉक्स बना दूंगा, जिसकी मदद से तुम हमेशा अपने बुक्स को अपने साथ रख सकती हो। जो सुनते साथ ही बाओपिंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। चेनपिंग कह रहा था कि हमारा सफर काफी ज्यादा लंबा होगा, तो बैम्बू फॉरेस्ट हमें मिलेगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि हम आसमान को छूने वाले माउंटेन्स को भी देख पाएंगे। जिसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर बाओपिंग से कहने लगा कि अगर इस सफर में मुझे कुछ हो जाए और मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊँ तो भी तुम अपने सफर को जारी रखना। पहाड़ चाहे कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, तुम्हें उन्हें लांघना होगा। चाहे मैं साथ रहूं या ना रहूं, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलना। यहाँ पर चेनपिंग बस बाओपिंग को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उस लड़की ने तो सीधे रोना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि मुझसे वादा करो, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तो चेनपिंग उसे समझाता है कि मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर ग्रेट सुई एकेडमी को ज्वाइन करो। तुम्हें ढेर सारी किताबों को पढ़कर नॉलेज हासिल करना होगा, और तभी
तभी जाकर तुम इस दुनिया की सबसे पहली फीमेल स्कॉलर बन पाओगी। तो बाओपिंग ने भी अपना रोना बंद कर दिया। वो कह रही थी चेनपिंग, क्या हेयर पिन तुम्हें मास्टर जीशांग ने दी थी? तो चेनपिंग ने भी स्माइल करते हुए अपनी हेयर पिन को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर वो मास्टर जीशांग को याद कर रहा था। बाओपिंग उसे बताने लगी कि ये हेयर पिन मास्टर जीशांग को उनके मास्टर ने दी थी और फिर मास्टर जीशांग ने ये हेयर पिन तुम्हें गिफ्ट कर दी, यानी कि अब तुम मेरे मार्शल अंकल बन चुके हो। अब बाओपिंग की बातों के पीछे का लॉजिक चेनपिंग को समझ नहीं आ रहा था। बाओपिंग कहती कि अब तुम मेरे मार्शल अंकल हो तो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हें अपनी प्यारी बाओपिंग की काफी ज्यादा याद आएगी। तो चेनपिंग कहता है ठीक है बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, बस मुझ पर एक एहसान करो, मुझे मार्शल अंकल मत बुलाओ। तुम्हारे मुंह से मार्शल अंकल सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अभी से बुढ़ा हो गया। अब अगर तुमने मुझे दोबारा से अंकल बोला तो फिर मैं भी तुम्हारे लिए बाम्बू की बास्केट नहीं बनाऊंगा। जो सुनते साथ ही बाओपिंग ने पाव पटक पटक कर रोना शुरू कर दिया। अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम ली फैमिली के मेंबर्स को देख पाते हैं जो कि बाओपिंग और चेनपिंग पर नजर रखे हुए थे। वेल इस बंदी का नाम था लिन और उसके साथ उसके फादर जुए भी थे। लिन कह रही थी फादर ये चेनपिंग तो हमारी यंग मिस से काफी ज्यादा क्लोज हो गया। अब सीन शिफ्ट होकर हम मास्टर वान की बेटी शुई को देख पाते हैं जो कि चेनपिंग के लिए खत लिख रही थी। उसने अपने लेटर में मेंशन किया कि किसी ने तुम्हारे घर के लॉक को तोड़ दिया था, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं उस पर्सन के बारे में पता करूंगी। साथ ही शुई दिल ही दिल में कहने लगी कि फादर ने चेनपिंग की मदद करने के लिए एक तलवारबाज को ढूंढ लिया, मगर पता नहीं वो बंदा चेनपिंग की मदद कर पाएगा या नहीं। वेल ये तलवारबाज कौन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वेल दूसरी तरफ सनरुइन मास्टर वान से मिलने पहुंच चुकी थी और उसकी बातें सुनकर मास्टर वान काफी ज्यादा भड़क गए। सनरुइन उससे कहती कि मास्टर वान मैं तुम्हारे लिए ब्यूटी माउंटेन के आसपास के चारों पिक्स खरीदने वाली हूँ। मेरे ख्याल से इस छोटे से काम को पूरा करने के लिए इतनी कीमत काफी हो जाएगी। तभी मास्टर वान कहने लगे कि चाहे तुम मुझे कितनी बड़ी कीमत अदा क्यों ना करो, मैं चेनपिंग को कभी खत्म नहीं करूँगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उस छोटे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी हो। तुमने चेनपिंग के जान की इतनी भारी कीमत लगाई, साथ ही तुम ये चाहती हो कि चेनपिंग कभी भी ग्रेटली बॉर्डर को क्रॉस ही ना कर पाए। जिस पर सनरुइन कहती कि आप इस स्मॉल टाउन के सेंट बन चुके हो, इसलिए मैं आपके सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। दरअसल मेरा बेटा जल्दी डायली डायनेस्टी को ज्वाइन करेगा। वहाँ का रूलर बनने के बाद उसे ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना होगा और ये काम तभी हो सकता है जब मेरे बेटे का दिमाग शांत हो। आपको भी ये बात पता होगी कि वो चेनपिंग से नफरत करता है और चेनपिंग आगे चलकर उसके लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी करेगा और यही वजह है कि मैंने चेनपिंग को रास्ते से हटाने का फैसला लिया। मास्टर वान अगर आप मेरा ये काम कर दो तो आप जो बोलोगे वो मैं कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं, मैं एम्परर से आपकी बेटी शुई के बारे में बात करूंगी। आप भी यही चाहते होंगे कि शुई इनलाइटनमेंट को हासिल करे, तो इस काम में हमारी पूरी रॉयल फैमिली अपने रिसोर्सेज का यूज करके शुई की मदद कर सकती है। सो यहाँ पर सनरुइन ने मास्टर वान को बहुत बड़ी लालच दिखाई ताकि मास्टर वान चाहकर भी उसके ऑफर को ठुकरा ना सके। और फिर मास्टर वान ने उसे जवाब दिया, वो कहते हैं कि दोबारा से स्मॉल टाउन में कदम रखने की जुर्रत भी मत दिखाना, और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मुझे मजबूर होकर तुम पर हाथ उठाना पड़ेगा। तुम भी अच्छे से जानती हो कि मेरा एक ही हथौड़ा तुम्हारा काम तमाम करने के लिए काफी हो जाएगा। जो सुनकर सनरुइन कह रही थी हाँ मैं समझ गई, तुम उस चेनपिंग को कभी खत्म नहीं करोगे। कोई बात नहीं, मैं चेनपिंग को ग्रेटली बॉर्डर तक आने का इंतजार करूंगी और फिर वहाँ पर तो मैं तुम्हारी मदद के बिना भी उसका काम तमाम कर सकती। और फिर सनरुइन ने एक परिंदे के जरिए अपना पैगाम भिजवा दिया। इधर मास्टर वान को किसी की आहट महसूस हुई थी तो बड़े ही तेज रफ्तार के साथ सीधे जंगल की तरफ रवाना हो गए। इधर चेनपिंग नदी किनारे प्रैक्टिस कर रहा था, जो देखकर लिन अपने फादर से कहने लगी कि इस बंदे को तो सफर की बिल्कुल भी जल्दी नहीं, ये तो जहाँ मौका मिले वहाँ पर टाइम पास करना शुरू कर देता। अब तो मैं इनका पीछा करके थक गई, मेरे ख्याल से हमने सीधे इनके सामने जाना चाहिए। हालांकि मास्टर जू ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहते हैं कि मिस बाओपिंग ने हमें उनके साथ जाने से मना किया था, तो हमने बस दूर से इन पर नजर रखनी चाहिए। ये बात मत भूलो कि पिछली बार चेनपिंग ने मुकाबले में तुम्हें हरा दिया था। जिस पर लिन गुस्से में कहने लगी कि फादर मैं आपकी वजह से ही कमजोर हूँ, आपने मुझे अपनी ची पावर्स को सर्कुलेट करने से मना किया था, वरना तो मैं अपने एक ही झापड़े में चेनपिंग का काम तमाम कर देती। दरअसल ये दोनों भी बाओपिंग के ली फैमिली के सर्वेंट
सर्वेंट्स थे और इनका काम है बाओपिंग को महफूज रखना। यहाँ पर मास्टर जू अपनी बेटी को समझा रहे थे कि तुम चेनपिंग को हल्के में नहीं ले सकती। भले उस बंदे ने कल्टीवेशन में कुछ खास कारनामा नहीं किया, मगर उसकी फाउंडेशन हद से ज्यादा सॉलिड है। वो एक ही मूव को हजारों लाखों बार रिपीट करता। अब अगर तुम अपनी ची पावर को सर्कुलेट करके भी उसका मुकाबला करो तो भी तुम उसे हरा नहीं पाओगी। और मुझे नहीं लगता कि तुमने चेनपिंग से नफरत करनी चाहिए। आफ्टर ऑल उसी ने तुम्हें नीचे गिरने से बचाया था, वरना तो तुम उसी दिन मारी जाती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर से चेनपिंग के साथ दोस्ती करता। जिस पर लिन कहती कि चेनपिंग एक नंबर का बेवकूफ है, ये हमेशा लड़कियों की मदद करता। लेकिन इसे ये बात पता नहीं कि जो भी जितनी ज्यादा लड़कियों की मदद करेगा उसकी जिंदगी उतनी ज्यादा छोटी हो जाएगी। और उतने में ही मास्टर जू की डीमन सबड्यूइंग बेल रिंग होने लगी। ये बेल तभी आवाज करती है जब कोई डीमन उसके आसपास हो। उतने में ही चेनपिंग ने भी देखा कि वहाँ पर काफी मिस्टीरियस स्मोक फैलने लगा है, तो उसने तुरंत ही बाओपिंग को अपने पीछे आने के लिए बोल दिया। बाओपिंग उसे घबराते हुए बताने लगी कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि माउंटेन की स्पिरिट और घोस्ट काफी ज्यादा खतरनाक होते। इन डीमंस की सबसे भयानक आदत तो ये है कि इन्हें इंसानों का दिल और लीवर खाना अच्छा लगता है। अगर उनके पास वाइन हो तो वो हमारा स्नैक्स बना देंगे। मैंने तो ये भी पढ़ा था कि डीमन स्कॉलर्स के दिल को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उसकी बातें सुनकर चेनपिंग कह रहा था, पता नहीं तुम कौन सी अजीब सी किताबें पढ़ती। और उतने में उस स्मोक में से दो बच्चे बाहर आ गए। दरअसल ये बाओपिंग के दोस्त थे। इसमें से छोटे का नाम था लिनहुआ और दूसरे का नाम था लिनशुआ। वेल ये लोग भी स्मॉल टाउन से ही बिलोंग करते थे और अभी बाओपिंग के साथ ग्रेट सुई एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते। साथ ही साथ वो चेनपिंग को बताते हैं कि एक बड़ा ही अजीब सा बंदा हमारा पीछा कर रहा है। तो चेनपिंग तुरंत ही अपनी सिकल को बाहर निकालते हुए इस बंदे से कहने लगा कि तू जो भी है जल्दी से मेरे सामने आ जा। मगर वो बंदा उसके सामने आने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हारा ही नाम चेनपिंग है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम दो असासिन्स को देख पाते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए थे। उस बात को चेक करते हुए कहने लगे कि चेनपिंग काफी ज्यादा शातिर है। उसने जानबूझकर मेन रास्ते को छोड़कर इस रास्ते को अपनाया ताकि उसके ट्रेसेस हमें ना मिल पाए। मगर वो चाहे कितनी ही चालबाजी क्यों न दिखाए, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने टैलिस्मान के पावर्स का यूज करते हुए चेनपिंग के रास्ते को चेक किया। उस टैलिस्मान की मैजिकल पावरों ने चेनपिंग और बाओपिंग को दिखाने लगी जो कि इसी रास्ते से आगे बढ़े थे। उसमें से एक बंदा कह रहा था कि अब हम चेनपिंग को इसी रास्ते से फॉलो करेंगे और जैसे वो बॉर्डर के पास पहुंच जाए उसकी गर्दन धड़ से अलग की जाएगी। अगर हमने ये मिशन पूरा किया तो यकीनन एम्प्रेस सनरुइन हमें काफी बड़ा इनाम देगी। जिसके बाद वो दोनों असासिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में कुछ लाशें नजर आती हैं। उन्होंने देखा कि डिमोनिक क्लैन के कुछ लोगों को यहाँ पर ब्रूटली खत्म कर दिया। उनकी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, तो इन्हें खत्म करने के लिए किसी ने अपनी बहुत ही भयानक ची पावर का इस्तेमाल करके इनकी मेरिडियंस को शटर किया। तो उसमें से एक असासिन कहने लगा कि मेरे ख्याल से जरूर से मास्टर रुआन का काम होगा। एम्प्रेस सनरुइन ने बताया था कि मास्टर रुआन ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया और वो किसी भी कीमत पर चेनपिंग को जरूर बचाएगा। इसीलिए अब हमें उस मास्टर रुआन से भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। बस एक बार हम डायली डायनेस्टी के बॉर्डर के पास पहुंच जाएं, फिर तो कोई हेवन रैंकिंग एबिलिटी वाला बंदा भी चेनपिंग की मदद नहीं कर पाएगा। और उतने में वहाँ पर बड़ा ही अजीब सा बंदा पहुंच जाता है जो कि इन मरे हुए लोगों का मांस खा रहा था। उसके साथ एक बंदी भी थी। उस इवल पर्सन को कहती है कि तुमने इस ग्रुप को मार के काफी अच्छा काम किया, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों को भी निपटा दो। और अब उस बंदी ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों को ट्रैप कर लिया। साथ ही वो बड़ी ही तेजी के साथ उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगी। मगर असासिन भी कुछ कम नहीं था। उसने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर अपनी इवल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदी पर हमला कर दिया। उसके तो बस 2-4 हमलों में ही उस बंदी का काम तमाम हो गया। ये देखकर उसका साथी काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। अब वो डर के मारे वहाँ से भाग रहा था कि तभी दूसरे असासिन ने सीधे जाकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इसी से हमें पता चलता है कि ये दोनों बंदे कितने ज्यादा खतरनाक थे। सो अगर ऐसे भयानक बंदों के साथ चेनपिंग का मुकाबला हुआ तो ऑफ कोर्स उसकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम चेनपिंग को देख पाते हैं जो कि उस मिस्टीरियस बंदे को सामने आने के लिए बोल रहा था। और उतने में ही वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो गई। वो अपने साथ एक गधे को भी लेकर आया था। वो कहता है, नी हाओ चेनपिंग, मेरा नाम है एलियांग और लियांग का मतलब होता है रहम दिल। साथ ही मेरे बारे में अगर और बताया जाए तो मैं एक तलवारबाज हूँ। तो चेनपिंग कहता है, अगर तुम वाकई एक तलवारबाज हो तो फिर तुम्हारी तलवार कहाँ चली गई? जिस पर लियांग कहता है कि फिलहाल ऐसी कोई तलवार नहीं जो मेरी काबिलियत को मैच कर पाए, तो मजबूर होकर मुझे इस बैम्बू से बनी हुई सोड को इस्तेमाल करना पड़ रहा। वेल, मैं इस बैम्बू सोड का इस्तेमाल करके इस दुनिया की हर एक
तलवारबाज को जलील करना चाहता हूँ। मगर लियांग ने देखा कि चेनपिंग के चेहरे पर जरा भी स्माइल नहीं आई तो कहता, यार चेनपिंग, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। देखो, मुझे दुश्मन समझने की गलती मत करना, क्योंकि हम दोनों एक ही साइड पर हैं। वैसे भी मैं तुम्हें ग्रेटली बॉर्डर तक पहुँचाने में हेल्प करने आया हूँ। एक बार हम वहाँ के एफू पास को क्रॉस कर ले, फिर हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। मगर चेनपिंग को इस बंदे पर भरोसा नहीं था। वो कहता है, चलो जल्दी बताओ तुमने हमें कैसे ढूंढा। जिस पर लियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ पाया क्योंकि मैं ऑसम हूँ। अब लियांग को वहाँ देखकर मास्टर जू और लिन को भी उनके सामने आना पड़ा। यहाँ पर मास्टर जू तुरंत ही चेनपिंग को ग्रीट करते हुए बताने लगे कि मैं ली फैमिली का सर्वेंट हूँ और ये है मेरी बेटी लिन। वैसे तो हम तुम्हारे पीछे नहीं आने वाले थे, लेकिन ली फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर ने हुक्म दिया कि हमें इस जर्नी में तुम्हें फॉलो करना होगा। यहाँ पर बाओपिंग चेनपिंग से कहने लगी कि मैं नहीं चाहती थी कि दोनों हमारे पीछे आए, इसलिए मैंने हमारे जाने के वक्त इनका ध्यान भटकाया था। मगर फिर भी ये दोनों हमारा पीछा करते हुए यहाँ चले आए। अब अगर रास्ते में इन दोनों ने तुम्हें इरिटेट किया तो प्लीज गुस्सा मत होना। वहीं पर लिन सीधे लियांग से कहने लगी कि जल्दी बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम इस जर्नी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तुमने अगर फटाफट से मुझे सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें खत्म करके मैं अपनी मार्शल पाथ की जर्नी को शुरू करूंगी। तुम यूँ समझ लो कि तुम ही मेरा पहला शिकार बनोगे। जिस पर लियांग हंसते हुए कहने लगा कि इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। खैर चलो मैं तुम्हें बताई देता हूँ, तुम लोगों ने मास्टर रुआन का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल उन्होंने ही मुझे हायर किया है और मास्टर रुआन का नाम लेते ही मुझे उनकी बेटी की याद आ गई। शुई तो अब काफी ज्यादा जवान और खूबसूरत हो चुकी है। और फिर लियांग ने देखा कि सभी लोग उसी फिंगर पॉइंट करते हुए ऊपर की तरफ देखने को बता रहे थे। दरअसल मास्टर रुआन वहाँ पर पहुँच गए थे। वो लियांग पर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए कहने लगे कि अभी तूने शुई के बारे में जो बोला वो फिर से बोल के दिखा। उनकी पावरफुल ऑरा से लियांग तो सीधे जाके नदी में पटक गया। मास्टर रुआन बताने लगे कि मैंने विंड एंड स्नो टेम्पल से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक पावरफुल तलवारबाज की जरूरत है। मेरे ख्याल से वो तुम हो, क्या तुम्हारा ही नाम वेजिन है। तो लियांग कहने लगा कि नाम मैं तो खुद को लियांग बुलाता हूँ। और इतना कहते साथ ही उसने उस रिवर की पावर को अपने गोड में भरना शुरू कर दिया। वो बंदा बड़े ही स्टाइल के साथ इस सारा एसेंस वाइन जैसे गटक रहा था। अब मास्टर रुआन ठहरे एक नंबर के पियक्कड़। वो कहते, लियांग क्या तुम मुझे एक दो घुट दे सकते हो। तो लियांग ने तुरंत ही अपना गोड उनकी तरफ थ्रो किया। वल यहाँ पर मास्टर रुआन इस गोड को देखते हुए कहने लगे कि ये तो एक सोर्ड नर्चरिंग गोड है, जिसके अंदर बहुत ही प्योर सोर्ची पावर पाई जाती। मैंने सुना था कि वेजिन के पास भी ऐसा ही एक स्पेशल गोड है, तो शायद यही वो तलवारबाज होगा जिसे मैंने चेनपिंग की मदद करने के लिए चुना है। इसलिए तुरंत ही लियांग का गोड उसकी तरफ वापस पास करते हुए चेनपिंग को बताने लगे कि तुम इस बंदे पर भरोसा कर सकते हो। दरअसल मैंने स्नो टेम्पल से रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस बंदे को यहाँ भेजा। ये बंदा तुम्हें डायली डायनेस्टी की एफू पास तक पहुँचा देगा। तो ये सब सुनकर चेनपिंग और उसके दोस्त मास्टर रुआन को ग्रीट करने लगे और मास्टर रुआन भी उन्हें अलविदा कहते हुए स्मॉल टाउन की तरफ रवाना हो गए। सो इस तरह से इनका सफर दोबारा से शुरू हो गया। अब चेनपिंग और बाओपिंग के साथ एक पूरी टीम थी। वहीं पर शरारती लिन हुआ तो सीधे जाकर लियांग के गधे पर बैठ गया, मगर लियांग ने फटाफट से उस बच्चे को उतार दिया था। तो लिन हुआ उससे कहने लगा कि तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते, भला मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा। तो लियांग कहता है, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ जो सालों पहले मेले में खो गया था। जो सुनते साथ ही लिन हुआ काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। जो देख लियांग सोच रहा था कि जरूर से इस बच्चे की फैमिली की हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए तो इतना मायूस हो गया। मैंने तो इस छोटे बच्चे को बेवजह ही हर्ट कर दिया। और उतने में लिन हुआ जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था, देखो मैंने तुम्हें कितनी आसानी से उल्लू बनाया, इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। जो सुनते साथ ही लियांग और लिन हुआ की मस्ती शुरू हो गई। लिन हुआ उससे कह रहा था कि अगर तुम मुझे अपने गधे पर बैठने दोगे तो मैं भी तुम्हें मेरी माँ के साथ दोबारा से शादी करने की परमिशन दूंगा, लेकिन सबसे पहला तुम्हें मुझे अपनी तलवारबाजी दिखानी होगी। अगर तुम मुझे अपनी मूव्स दिखाकर इम्प्रेस कर पाए तो ही रिश्ता पक्का होगा। तो लियांग भी अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े को एज ए सोर्ड यूज करता है। उसने एक पत्ते पर अपने ढेर सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जो देखकर ये सभी लोग हैरान थे। मगर वो पत्ता तो पूरी तरह से सही सलामत था, जो देखते साथ ही लियांग ने फटाफट से उसे कैच कर लिया। इधर ये लोग भी समझ गए कि ये बंदा तो बस बड़ी बड़ी बातें फेंकने में माहिर है। अब सुबह से लेकर शाम हो गई और पूरे रास्ते में लियांग बस इन्हें अपने बहादुरी के किस्से सुना रहा था। वो कह रहा था कि मैंने तो एक बार अकेले ही 10 डीमन किंग्स का सामना किया था। मैंने अपनी सबसे स्पेशल ड्रैगन इमर्जिंग फ्रॉम द सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन डीमन किंग्स का खात्मा कर दिया। हमारी बैटल इतनी ज्यादा भयानक थी कि अर्थ एंड हेवन में खलबली मच गई। मगर ये सभी लोग उसकी बातें सुनकर इतना थक गए कि कोई उस पर तवज्जो नहीं देता
देता। इनफैक्ट लिन हुआ ने तो उसकी सारी बातें सुनने के बाद रिवॉर्ड के तौर पर उसके पीछे से एक लात जड़ दी। अब रात के समय ये सभी लोग एक जगह पर स्टे करने के लिए रुक जाते हैं। लियांग कह रहा था कि आज दोपहर में मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए मैं तुम लोगों के सामने अपनी तलवारबाजी का सच्चा हुनर दिखा नहीं पाया। दरअसल हर एक ट्रू सोर्ड मास्टर उसी वक्त अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है जब उसका मूड अच्छा हो, और मेरे साथ भी यही सीन है। क्या तुम्हें पता है मेरी सोर्ड इतनी ज्यादा तेज है कि बारिश की बूंदें भी मुझे भिगा नहीं सकती। और उतने में ही लियांग पर तेज बारिश होना शुरू हो गई, जो देखते साथ ही लिन हुआ ने उस पर जोर जोर से हंसना शुरू किया। जो देख लियांग कह रहा था, यार तुम लोग कितने ज्यादा कमीने हो, कोई भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। खैर कोई बात नहीं, जब भी मुझे मेरी सपनों वाली सोर्ड मिलेगी तब मैं उस माउंटेन को काट दूंगा। उसी वक्त तुम्हें पता चलेगा कि लियांग तलवारबाजी का मास्टर है। और उतने में उस बंदे का पाँव फिसल गया, मगर शुक्र है कि किसी ने उसे फिसलते हुए नहीं देखा। और अब यहाँ पर लियांग सीधे माउंटेन की तरफ रवाना हो गया। वो काफी देर तक वापिस ही नहीं आता तो चेनपिंग कहने लगा कि मैं लियांग को लेके आता हूँ, शायद वो हम सभी पर नाराज है। जिस पर मास्टर जू कहने लगे कि चेनपिंग मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन चेनपिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि ऐसे भयानक वेदर की तो मुझे आदत है, मैं अक्सर तूफानी रातों में हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए माउंटेन पर जाया करता था, तो इस हल्की सी बारिश का मुझे डर नहीं लगता। साथ ही वो मास्टर जू को बता रहा था कि मास्टर रुआन ने लियांग को वेजिन नाम से पुकारा था। भले ही वो बंदा हमारे साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहा, लेकिन फिर भी मैं उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। हमें कुछ भी करके उसकी असली पहचान के बारे में पता लगाना ही होगा, इसलिए प्लीज आप यहीं पर रुक कर इन सबका ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापिस आ जाऊंगा। और इतना कहते साथ ही चेनपिंग सीधे लियांग को ढूंढने के लिए रवाना हो गया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें स्मॉल टाउन का पुराना सुपरवाइजर सॉन्ग यू जैंग दिखाया गया, जो कि शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था। और तभी वो देखता है कि एक बंदा उससे मिलने पहुंच चुका है। सॉन्ग यू जैंग तो उस बंदे को वहाँ देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। वो कह रहा था, चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। दरअसल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि जनरल वांग था, जो कि सन रुइन के साथ है। सॉन्ग यू जैंग उससे कहने लगा कि मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने काम को अंजाम देने से पहले मुझे जी भर के शराब पीने दो। वही दूसरी तरफ यांग हुआ सन रुइन से कहने लगी कि मैं जानती हूँ आप चेनपिंग को मारना क्यों चाहती हो। दरअसल चेनपिंग सॉन्ग जिनशिन का हार्ट डीमन है। जब तक चेनपिंग जिंदा रहेगा तब तक हमारे प्रिंस सॉन्ग जिनशिन अपनी कल्टीवेशन पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से आप चेनपिंग को रास्ते से हटाना चाहती। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप इस सॉन्ग यूजैंग को मारना क्यों चाहती हो। उसे तो हमारे एम्परर ने ही यहाँ का सुपरवाइजर बनाया था, तो फिर उसे खत्म करने का क्या मतलब। जिस पर रुइन जवाब देते हुए कहने लगी कि यहाँ के ब्रिज पर 4 लेटर्स लिखे गए थे, इनका मतलब है विंड राइजिंग वाटर फ्लरिशिंग। यहाँ पर सॉन्ग क्लैन के ढेर सारे लोग बेरहमी से मारे गए। इस ब्रिज के इन 4 लेटर्स में ढेर सारे राज छुपे हैं, और ये सारे राज सॉन्ग यूजैंग को पता चल चुके हैं, तो इसीलिए उसे मरना होगा। अगर सिर्फ बात इन सीक्रेट्स की होती तो शायद मैं उस बंदे को जिंदा छोड़ देती, लेकिन उसने एक ऐसी गलती की है जिसके लिए मैं कभी उसे माफ नहीं कर सकती। वेल सन रुइन ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि बचपन में जब चेनपिंग ने सॉन्ग जिनशिन को चोक किया था, उस वक्त सॉन्ग यूजैंग ने चेनपिंग को रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की, यानी कि वो चाहता था कि सॉन्ग जिनशिन मारा जाए। वही दूसरी तरफ सॉन्ग यूजैंग नशे की हालत में जनरल वांग से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक पैगाम सॉन्ग जिनशिन तक पहुँचा दो, उसे बताओ कि वो मेरा नाजायज बेटा है, तो उसने अपना नाम बदलकर सॉन्ग मू रखना चाहिए। जिस पर जनरल वांग कहने लगा कि तुम तो इस तरह से अपनी मौत को बड़ी जल्दी से बुलावा भेज रहे, जो सुनते साथ ही सॉन्ग यूजैंग ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वही दूसरी तरफ सन रुइन बता रही थी कि इस बंदे ने पूरे टाउन में रूमर्स फैलाए कि सॉन्ग जिनशिन उसका नाजायज बेटा है। उसकी इस हरकत की वजह से सॉन्ग जिनशिन की काफी ज्यादा बदनामी हुई, उसे हमेशा एक नाजायज औलाद कह के ताने मारे गए। तो मेरे लिए इतना रीजन काफी उस सॉन्ग यूजैंग को खत्म करने के लिए। इधर सॉन्ग यूजैंग बता रहा था कि जवानी के दिनों में मुझे पढ़ाई करने का काफी ज्यादा शौक था, और फिर एक दिन मैंने ईस्टर्न वास्ट कॉन्टिनेंट की ड्रैगन सिटी के बारे में पढ़ लिया। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर समंदर की लहरों ने उस पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद किया था, तो मैं चाहता हूँ कि ग्रेट डैली डायनेस्टी इसी तरह से बर्बाद हो जाए। और फिर क्या, जनरल वांग ने एक ही सेकंड के अंदर सॉन्ग यूजैंग का काम तमाम कर दिया। उसका सिर जब सन रुइन के सामने पेश किया, बंदी तो खुशी से झूम उठी। वो कह रही थी, चलो सॉन्ग जिनशिन का एक दुश्मन तो मारा गया, अब बारी है उसके दूसरे दुश्मन चेनपिंग की। पता नहीं उसकी कटी हुई गर्दन कैसे दिखेगी। वही दूसरी तरफ चेनपिंग लियांग को ढूंढते हुए क्लिफ के पास
पहुंच गया, मगर वो लियांग ना होकर सन रुइन का असासिन था। तब तक उस असासिन का दूसरा साथी भी चेनपिंग के पीछे पहुंच चुका था। वो कहता है, चेनपिंग, न जाने कब से ही हम तुम्हें फॉलो कर रहे, तुमने जानबूझकर खतरनाक रास्तों का इस्तेमाल किया ताकि कोई तुम्हें कैच न कर पाए। खैर, हम सबसे कभी न कभी गलती हो ही जाती है और वो ही तुमसे हुई। अगर तुम उस मार्शल आर्टिस्ट लियांग का मजाक नहीं उड़ाते तो अकेला नहीं पड़ते। अब वो बंदा तुम्हारे साथ नहीं, इसलिए तुम्हें मारना काफी ज्यादा आसान हो गया। और इतना कहते साथ ही वो दोनों असासिन्स अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे चेनपिंग पर छलांग लगा चुके। यहाँ पर चेनपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना वेपन स्किन के अटैक को काउंटर कैसे करेगा। और फिर अचानक से वहाँ पर सोर्ची पावर का एक जोरदार टोर्नेडो क्रिएट हो गया, जिसमें उन दोनों असासिन्स के अटैक डिस्ट्रॉय हो गए थे। दरअसल ये पावर्स थी लियांग की। उन दोनों असासिन से कहने लगा कि तुम कल्टीवेशन की 7वीं रैंक पर पहुंच चुके हो और चेनपिंग तो बस मार्शल आर्ट की 2nd रैंक का कल्टीवेटर है, तो तुम दोनों को उस पर हमला करते हुए शर्म आनी चाहिए। जो सुनते साथ ही उस असासिन ने लियांग पर अटैक करने की कोशिश की, मगर लियांग उसकी तलवार पर एक जोरदार लात मार देता है और फिर 2nd लात पड़ी उस असासिन पर, जिससे वो बंदा काफी दूर जाकर पटक गया। इधर उसका साथी चेनपिंग पर पंच हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन लियांग ने फटाफट से चेनपिंग को साइड में कर लिया। साथ ही यहाँ पर लियांग ने अपनी बैम्बू सोर्ड से बस उस बंदे को हल्का सा पुश किया, मगर इतने में वो बंदा काफी दूर जाकर पटक गया था। इधर वो असासिन कह रहा था कि अगर हमें अपना मिशन पूरा करना है तो इस लियांग को रास्ते से हटाना होगा, अब बिल्कुल भी अपनी पावर को पीछे होल्ड मत करना। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने अपनी सोर्ड को समन करते हुए अपनी बहुत ही खतरनाक सोर्ड ची पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। वेल, यहाँ पर इन दोनों असासिन्स ने अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट किया था और फिर वो बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ लियांग पर अटैक करने लगे। हालांकि लियांग का फुटवर्क इतना ज्यादा इम्प्रेसिव था कि इन दोनों के हमलों का उस पर जरा भी असर नहीं होता। वो बड़ी ही तेजी से पीछे की तरफ स्टेप लेते हुए उनके हर एक अटैक को डॉज करने लगा। इनफैक्ट लियांग ने तो बारिश की बूंद का इस्तेमाल करते हुए उस वॉरियर पर एक जोरदार हमला कर दिया। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लियांग कितना ज्यादा पावरफुल है। तब तक उसमें से एक असासिन ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमले करना शुरू कर दिए, लेकिन इससे भी लियांग पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और तब तक उस दूसरे असासिन पर उस पर एक क्लोज अटैक करने की कोशिश की, लेकिन लियांग तो बिना वेपन के उसके अटैक को काउंटर करने लगा। यहाँ पर इन दोनों असासिन्स ने अपनी तेज मूव्स का इस्तेमाल करते हुए लियांग को घायल करने की पूरी कोशिश की, मगर वो बंदा बड़े ही आराम के साथ यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उनकी हर एक कोशिश को नाकाम कर रहा था। उसकी इन अमेजिंग स्किल्स को देखकर तो चेनपिंग की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं पर लियांग ने हवा में काफी ऊंची छलांग लगा दी। वो कहने लगा कि यहाँ आने से पहले मेरी एक हीरो से मुलाकात हुई थी। उसने कही बातें मुझे अभी भी याद हैं। उसने कहा था कि एक मामूली सा बंदा अन्याय को देखकर गुस्सा हो गया और फिर उसने 10,000 साल पुरानी ब्लेड को अपनी छाती पर लगा लिया। इधर ये दोनों असासिन उसे मारने के लिए हवा में छलांग लगा चुके थे, मगर तभी लियांग ने अपनी बैम्बू सोर्ड की पावर को रिलीज करते हुए वहाँ पर सोर्ची पावर का एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, जो कि इतना भयानक था कि वो दोनों असासिन इस सोर्ची पावर के स्लैश में गिरफ्त होकर वहीं पर मारे गए। और फिर लियांग नीचे आकर चेनपिंग से पूछने लगा कि बताओ तुम्हें उस हीरो की कविता कैसे लगी। किसी का कत्ल करने के बाद मुझे ये कविता दोहराना काफी ज्यादा पसंद है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें एक माउंटेन दिखाया गया, जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। वेल, यहाँ पर हम सोर्ड ऑफ कमिंग की हीरोइन निंग याओ को देख पाते हैं। वो एक एल्डर से पूछने लगी कि क्या आपको लियांग का कोई पैगाम मिला है, जिस पर एल्डर कहते हैं कि लियांग एक लड़के से मिलने गया है। उसने मुझे बताया था कि उस लड़के के पास कोई खास चीज है जिसे लियांग हासिल करना चाहता। और हाँ, लियांग ने जाने से पहले तुम्हारे लिए भी एक तोहफा रखा। और फिर उन्होंने निंग्याओ को न जाने कितने ही सारे मरे हुए डीमंस की लाशें दिखा दी। इन सब का खात्मा लियांग ने किया था। और अब सीन शिफ्ट होकर हम लियांग को देख पाते हैं, जो कि चेनपिंग से कह रहा था कि मैं यहाँ पर बस तुम्हारी हेयर पिन को हासिल करने आया। चेनपिंग ने नोटिस किया कि इसी बंदे की वजह से यहाँ पर तूफान आया है, यानी कि लियांग के पास ऐसी पावर्स थी कि वो हेवन एंड अर्थ को भी शेक कर दे। वो कहता है चेनपिंग चलो बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे हाथों मारे जाओगे? तो चेनपिंग भी गुस्से में उससे पूछने लगा कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर लियांग कह रहा था कि मेरा नाम है लियांग और लियांग का मतलब है रहमदिल। मैं तुम्हें एक बार फिर से बताता हूँ कि मुझे वो हेयर पिन चाहिए। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि ये तो बस जेड के मटेरियल से बनी हुई मामूली सी पिन है, इसे मुझसे छीन कर भला तुम्हें क्या ही हासिल होगा। जिस पर लियांग कह रहा था
था कि चेनपिंग इसका फैसला तुम नहीं लोगे। तो चेनपिंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरी वजह से यहाँ आए हो तो मेरे साथियों को कोई नुकसान मत पहुँचाना। तभी लियांग उसे बताने लगा कि कुछ सालों पहले हेयर पिन एक स्कॉलर के लिए आभूषण हुआ करती थी और तुम कोई स्कॉलर नहीं हो तो ये हेयर पिन तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। मास्टर जीशांग ने इसे कई सालों तक संभाल के रखा था, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस हेयर पिन में ढेर सारे सीक्रेट्स होंगे। हो सकता है कि ये उनके नॉलेज के इनहेरिटेंस की चाबी हो। और अब लियांग ने चेनपिंग को डराने के लिए वहाँ की चट्टानों पर स्लैशेस रिलीज किए। उसके स्लैशेस से वहाँ पर गहरी दरारें बन गई और फिर लियांग अपनी सोड को चेनपिंग के गले पर लगाते हुए कहने लगा कि ये हेयर पिन तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करती। तो अब चेनपिंग भी अपनी हेयर पिन को निकालने लगा, जो देख लियांग ने भी अपनी सोड हटा दी। वो कह रहा था कि ये हेयर पिन मास्टर जीशांग के मास्टर का रेलिक है, साथ ही मास्टर जीशांग का भी रेलिक। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने हाथों से ब्रेक कर दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें खत्म नहीं करूँगा। और हाँ, एक बात याद रखो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम इसे ब्रेक करो और मैं तुम्हें खत्म नहीं करूँगा। इधर चेनपिंग ने मौका मिलते ही लियांग पर पंच हिट करने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। जो देख लियांग कह रहा था ना, ये तो मुझे पसंद नहीं आया और फिर वो बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ से साइड में हट गया। चेनपिंग ने देखा कि इस बंदे ने तो ऑलरेडी उसकी हेयर पिन निकाल ली है। उसे चेक करते हुए कहने लगा कि ये तुम्हारा मामूली सा गुस्सा और मास्टर जीशांग का स्वभाव देखकर ही समझ आ रहा कि हेयर पिन तुम पर सूट करेगी। शायद इसी वजह से मास्टर जीशांग ने हेयर पिन तुम्हें दी होगी, इसमें कोई सीक्रेट नहीं। तो ये लो, तुम अपनी हेयर पिन रख सकते हो। तो चेनपिंग भी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस हेयर पिन को होल्ड कर लेता है, मगर लियांग ने अभी भी उस हेयर पिन को नहीं छोड़ा। वो कह रहा था कि चेनपिंग आगे चलकर ऐसी बेवकूफी मत करना, भला ये मामूली सी हेयर पिन तुम्हारी जान से बेहतर कैसे हो सकती। देखो, मेरी एक बात याद रखो, इस हेवन के नीचे सबसे बड़ा सच है जिंदा रहना। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कोई दूसरी चीज मायने नहीं रखती। तुम्हारी जिंदगी में न जाने कितनी ही सारी मुश्किलें क्यों ना आए, जब तक तुम जिंदा हो तब तक उम्मीदें बंधी रहेगी। बल यहाँ पर लियांग की बातें सुनकर चेनपिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि मास्टर जीशांग ने भी उसे एक बार यही बताया था कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिंदा रहना। आगे चलकर फ्यूचर में चाहे तुम पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी तुम अपनी उम्मीद नहीं हारोगे। तुम्हारा जिंदा रहना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब ये सारी बातें याद करने के बाद चेनपिंग लियांग से पूछने लगा कि क्या तुम मेरे मास्टर जीशांग को जानते हो। जो सुनते साथ ही लियांग के चेहरे पर स्माइल आ गई, साथ ही उसे कुछ बातें याद आ रही थी। यहाँ पर हम एक छोटे बच्चे को देख पाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से मास्टर जीशांग थे। वो कहते, लियांग मुझे भी तलवारबाजी सिखाओ, मैं एक तलवारबाज बनना चाहता हूँ। देखो ना, सीनियर ब्रदर जैंग दोबारा से मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे तलवारबाजी नहीं आती तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से पीट दिया। तो लियांग जीशांग की हरकतों पर हंसते हुए उसे अपना रुमाल दे देता है ताकि वो अपने चेहरे को साफ करे। तो अब उन्हीं सारी मेमोरीज को याद करते हुए लियांग कहने लगा कि जीशांग इस दुनिया से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थे। वो बंदा तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि तुमने जीशांग को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए, वो बंदा किसी काम का नहीं था। सो यहाँ पर लियांग की आइडेंटिटी को लेकर काफी सारे डाउट्स हैं। अगर ये बंदा मास्टर जीशांग को उनके बचपन से जानता है तो पता नहीं इसकी एज क्या होगी। वो चेनपिंग से कहता है कि इस दुनिया की अच्छाई और बुराई को तुमने अभी तक विटनेस ही नहीं किया, इसलिए मास्टर जीशांग की बात तुम्हारे लिए सही नहीं होगी और ना ही तुम मेरी बात पर चल सकते हो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ब्रूटल हूँ। वैसे चेनपिंग, हम दोनों में एक बात कॉमन है, हम दोनों भी स्कॉलर्स नहीं। मुझे लगा था कि मेरी प्रेशियस चीज तुम्हारे पास है, लेकिन मेरा अंदाजा पूरी तरह से गलत था। और इतना कहते साथ ही लियांग ने अपने फिंगर से वहाँ की चट्टान पर कुछ वर्ड्स काफ कर दिए। वो चेनपिंग को बताता है कि स्मॉल टाउन की एक जगह पर मैंने ऐसे ही वर्ड लिखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर अपनी 2-3 लेटर्स काफ करना, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जम के धुलाई करूंगा। यहाँ पर लियांग चेनपिंग के साथ मस्ती कर रहा था और वहीं पर चेनपिंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, अगली बार तुम जब भी अपना मुंह खोलोगे तो ऐसी बातें बोलना जो मेरे समझ आ जाए। तो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि मेरा नाम है लियांग और लियांग का मतलब है रहमदिल। जिस पर चेनपिंग कह रहा था, अरे हाँ हाँ, बाकी की बकवास मत करना, मैं जानता हूँ तुम एक तलवारबाज हो, पता नहीं तुम खुद के बारे में इतना लंबा डिस्क्रिप्शन क्यों देते हो। उतने में ही लियांग खुश होकर एक चट्टान पर क्लाइंब कर गया। वो कह रहा था कि चलो हमारा मामला तो सेटल हो गया, अब मैं तुम्हें ग्रेट डाली डायनेस्टी की बॉर्डर तक पहुंचा दूंगा। वो सभी बच्चे वहां जाने के बाद आसानी के साथ पढ़ाई कर सकते, उन्हें वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन उन्हें लोकेशन पर पहुंचाने के बाद तुम्हें खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम उन्हें सुई डायनेस्टी में पहुंचाने के बाद जिंदा वापस आ पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी एबिलिटीज पर निर्भर करेगा। जो सुनते साथ ही चेनपिंग तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करता है। वो लियांग से कह रहा था कि जब मैंने पहली बार तुम्हारी बातें सुनी तब मुझे ऐसा लगा था कि तुम
तुम बिल्कुल भी अच्छे बंदे नहीं हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे नेचर को समझ गया। मैं अब तुम पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ। जो सुनते साथ ही लियांग ने हंसते हुए चेनपिंग पर अचानक से एक जोरदार फटका लगा दिया। उसकी चमाट इतनी जोर से पड़ी कि बेचारा चेनपिंग अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। लियांग उससे कह रहा था कि तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा ही नहीं करोगे, बल्कि मेरे जैसा सुप्रीम मास्टर जब भी तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारा काम है उसके सामने रिस्पेक्ट पेश करना। जिस पर चेनपिंग कह रहा था, हाँ मेरे भाई, मैं तुम्हारी बात समझ गया, प्लीज मारना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर क्या तुम मास्टर जू को हरा पाओगे? अब मास्टर जू ठहरे एक कमजोर से कल्टीवेटर, तो इसमें कोई शक ही नहीं था कि लियांग उस बंदे की छुट्टी करेंगे। इसीलिए लियांग इरिटेट होते हुए कहने लगा कि चेनपिंग, तुम तो उस जीशांग से भी बड़े बेवकूफ हो। सालों पहले वो भी ऐसे ही बेवकूफों वाले सवाल पूछता था। अब हमें सीधे अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर चेनपिंग के सभी दोस्त अपने अपने काम में बिजी थे। वहीं पर लिनहुआ लियांग से कह रहा था कि चेनपिंग ने हमें बताया कि तुम कल रात माउंटेन पर हल्का होने गए थे। तुम वहाँ इसलिए गए थे ताकि तुम्हें अपनी गंदगी को साफ न करना पड़े। उसकी बातें सुनकर ही लियांग की हंसी छूट गई। उसका कान मरोड़ते हुए कहने लगा कि मैं जानता हूँ चेनपिंग ऐसा नहीं बोलेगा। तो लिनहुआ उससे कह रहा था कि प्लीज मेरा कान छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। वेल, मेरी सिस्टर का नाम है लियू। भले उसका नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। देखो, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो तुम लिन शुआ से पूछ सकते हो। ये तो हमेशा मेरी सिस्टर को पटाने की कोशिश करता, लेकिन उसने अभी तक इस बंदे को घास नहीं डाली। जो सुनते साथ ही लिन शुआ भी शर्माने लगा, क्योंकि लिन हुआ ने कही सारी बातें सच थी। इधर लियांग अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधे लिन हुआ के माइंड स्पेस में पहुंच चुका था। वो तो इस जगह को देखकर ही हैरान हो गया। वो कह रहा था कि लिन हुआ तो काफी ज्यादा स्पेशल है, शायद इसी वजह से इस जंगल में उसे एक खराश तक भी नहीं आई। इसने बचपन से ही किसी ग्रेट मास्टर के अंडर ट्रेनिंग की होगी। जिसके बाद लिनहुआ से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सिस्टर से शादी करूंगा, लेकिन ये बताओ कि मेरे ससुर जी का क्या नाम है? तो इसका जवाब दिया लिनशुआ ने। वो कह रहा था कि इसके बाप का नाम है लियार और वो बंदा एक नंबर का शराबी है। साथ ही वो लिनहुआ की मदर को भी काफी ज्यादा तंग करते, इसलिए लिनहुआ उसके बारे में बात नहीं करता। तो लियांग उससे कह रहा था कि बच्चे, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कितने ज्यादा लकी हो। जब तुम बड़े होंगे तो शायद तुम्हें इसका अंदाजा हो जाएगा। जिसके बाद वाइन को लेकर इन दोनों में दोबारा से लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मगर बाओपिंग तो इनकी फनी फाइट देखकर भी बिल्कुल स्माइल नहीं करती, क्योंकि वो काफी ज्यादा नाराज थी। वो लियांग के गधे को जाकर बताने लगी कि चेनपिंग ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए एक बास्केट बनाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा बिजी है। अगर उसके पास वक्त होता तो जरूर से मेरे लिए बास्केट बनाता। उसकी बातें सुनकर लिन को चेनपिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रही थी कि चेनपिंग ने बाओपिंग से ऐसे वादे नहीं करनी चाहिए जिसे वो पूरा नहीं कर सकता। देखो तो उसकी वजह से हमारी यंग लेडी नाराज हो गई। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग मास्टर जू के साथ था। यहाँ पर मास्टर जू से डीमन सबड्यूइंग बेल के बारे में बता रहे थे। वो कहने लगे कि ये एक पावरफुल आर्टिफैक्ट है और इसे ली फैमिली के एंसेस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था। तो यहाँ पर चेनपिंग उन बेल्स को बजाकर देखने लगा, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो कंफ्यूज होकर मास्टर जू से कहने लगा कि ये तो बस नाम के लिए बेल है, इनसे कोई आवाज नहीं आ रही। जो सुनते साथ ही मास्टर जू हंसने लगे। वो कह रहे थे कि चेनपिंग, ये एक डीमन सबड्यूइंग बेल है, अगर आसपास कोई डीमन रहा तो ये बजना शुरू कर देगी। अब तुम ही बताओ, अगर ये लगातार बेवजह ही बजती गई तो हमें कितना ज्यादा टॉर्चर होगा। और अब चेनपिंग सीधा मुद्दे पर आ गया। वो कहता है, मास्टर जू बताया आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो वो कहते, चेनपिंग तुमने माउंटेन एप का मुकाबला किया था और उस वक्त मेरी बेटी लिन के साथ भी तुम्हारी फाइट हुई। उस वक्त माउंटेन एप हमारी ली फैमिली का मेहमान था और इसी वजह से लिन को तुम्हारे साथ मुकाबला करना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी लिन की गलती को माफ कर दो। प्लीज उसकी बातों को दिल पर मत लगाना। भले ही पास्ट में हम लोगों में कई सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन अब बाओपिंग को सुई डायनेस्टी में पहुँचाना हम सबका मिशन है। हम ली फैमिली के वफादार सर्वेंट हैं, तो बाओपिंग को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो चेनपिंग भी उनकी बात मान गया। वो कह रहा था कि आपकी बातें सुनकर मुझे काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रहा है। हम सब मिलकर जरूर से इन बच्चों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगे। वहीं पर मास्टर जू दिल ही दिल में कहने लगे कि चेनपिंग के पास बस टफ बॉडी नहीं, बल्कि उसका माइंड भी काफी ज्यादा स्टेडी है और इसकी इसी एबिलिटी की वजह से इसने माउंटेन एप को काफी तगड़ी टक्कर दी थी। अगर चेनपिंग की जगह मैं होता तो शायद माउंटेन एप का कभी मुकाबला नहीं करता, क्योंकि इसके लिए करेज की जरूरत पड़ती, जो कि मुझसे ज्यादा चेनपिंग के पास है। यहाँ पर चेनपिंग को समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर जू अचानक से इतने खामोश कैसे हो गए। उनसे पूछता है कि सीनियर आप ठीक तो हो ना? जो सुनते साथ ही सीनियर जू ने सीधे रिवर में छलांग लगा दी। वो चेनपिंग से कह रहे थे कि मेरी इस मूव को केयरफुली
ऑब्जर्व करो। देखो, एक मार्शल आर्टिस्ट तभी महान बन सकता है जब उसने लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को फेस किया हो। अगर उन्होंने कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं किया तो ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर वो अपनी मूव को शो करते हुए चेन पिंग को बता रहे थे कि तुम्हारे लिए फाइटिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। इससे तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट अवेकन होगा। जितने ज्यादा मुकाबले करोगे उतनी ही तुम्हारी इम्प्रूवमेंट होगी। तुमने अपनी लाइफ की पाथ पर हर एक वीकनेस को हटाते हुए टॉप की तरफ आगे जाना चाहिए। मैं जानता हूँ तुमने अपनी बॉडी को काफी अच्छे से टेम्पर किया है। अगर तुम्हारे फाउंडेशन की बात की जाए तो इतनी ज्यादा सॉलिड है कि तुम पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर का भी आसानी के साथ मुकाबला कर पाओगे। फिलहाल तुम मार्शल आर्ट की क्ले एम्ब्रियो रेल्म पर हो, जिसे लेवल फर्स्ट कहा जाता है, मगर तुम जल्दी मार्शल आर्ट की सेकंड रन मूड फेटस पर पहुंच जाओगे। तुमने कड़ी मेहनत करके अपनी फर्स्ट लेवल को हासिल किया तो उसे ऐसे ही जाया मत होने देना। हमेशा अपनी मोमेंटम को बनाए रखो और तुम जल्दी कल्टीवेशन की बुलंदियों को छू पाओगे। जिस पर चेन पिंग कह रहा था, सीनियर मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और उतने में ही डीमन सबडूइंग बेल ने रिंग होना शुरू कर दिया। साथ ही वहाँ की खामोशी भी डिस्टर्ब हो गई। तो मास्टर जो उस इलाके को चेक करते हुए कहने लगे कि हम अब यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जनरल वांग को देख पाते हैं। उन्होंने चेन पिंग को खत्म करने के लिए जिन असासिन्स को भेजा था उनकी ही उन्हें लाशें मिल गई। भले दोनों बंदे कल रात ही लियांग के हाथों मारे गए थे। यहाँ पर सनरुइन जनरल वांग से पूछने लगी कि बताओ इनका काम तमाम किसने किया। तो वांग जवाब देते हुए कह रहा था कि ये दोनों बंदे एक ही ब्लेड से मारे गए। किसी ने बड़े ही ब्रूटल तरीके से इनकी मेरिडियंस को शैटर किया है। जिस पर सनरुइन कहने लगी कि ये दोनों फिंगशू टेम्पल से बिलोंग करते थे। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के लोग इनविंसिबल हैं, मगर एक अनजान बंदे ने आकर इन्हें बड़ी आसानी के साथ मार दिया। यांग हुआ, चलो मुझे इनके नाम बताओ। मैं इन दोनों के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा कितना ज्यादा नुकसान हुआ। तो यान हुआ तुरंत उन दो असासिन्स के बारे में सनरुइन को बताने लगी। वो कहती है कि इसमें से एक का नाम था ली हू और ये 7वीं रेल्म का ग्रैंड मास्टर था, और वहीं पर दूसरे का नाम था हु यिंगलिन और ये भी 8वीं रेल्म का कल्टीवेटर था। ये दोनों भी फ्लाइंग सोर्ड्स और डाविस टैलिस्मान्स को यूज करने में माहिर थे। और इनकी खास बात ये है कि 20 सालों में ये कभी भी अपने मिशन में फेल नहीं हुए। इन दोनों ने भी आपके इस मिशन को पूरा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ने हमारी ग्रेट डाली डायनेस्टी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। जो सुनकर सनरुइन को इन दोनों असासिन्स की मौत पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, मगर जब तक चेन पिंग खत्म नहीं होगा इस बंदी को सुकून नहीं मिलेगा। वो कह रही थी कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर कीदुन माउंटेन है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो वही ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन्स का घर था। वो स्टोन्स न जाने कई सौ सालों से एक दूसरे को डिवावर कर रहे। उस इलाके में जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं आता। वेल यहाँ पर सनरुइन जिस ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन के बारे में बात कर रही थी उनके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। यहाँ पर यांग हुआ सनरुइन से कहने लगी कि हाँ ब्लैक एंड व्हाइट न जाने कितने ही सालों से एक दूसरे को डिवावर कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ जाने वाले किसी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ते। अगर आप ऑर्डर दो तो हम डाली डायनेस्टी की एक एक्सपर्ट की टीम भेजकर उन दोनों को खत्म करवा सकते हैं। हालांकि सनरुइन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहने लगी कि ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन हमारे लिए यूजफुल है। एक बार उनका काम पूरा हो जाए फिर हम उन्हें मार देंगे। जिसके बाद वो चेन पिंग से कहने लगी कि चलो अब देखते हैं तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। मेरे असासिन्स को तो तुमने मरवा दिया, लेकिन अब तुम्हारा आगे का सफर काफी ज्यादा मुश्किल होगा। चेन पिंग बस एक बात याद रखो, अगर मैंने किसी को मारने की ठानी तो फिर कोई मुझे रोक नहीं सकता। इधर चेन पिंग एक स्क्रॉल को चेक कर रहा था कि तभी बाओपिंग उसे जाकर बताने लगी कि देखो हमारे सामने कितना खूबसूरत बाम्बू फॉरेस्ट है। दरअसल चेन पिंग ने उससे वादा किया था कि उसके लिए एक नई बास्केट बनाएगा और इसी वजह से बाओपिंग ने उसके सामने इस फॉरेस्ट का जिक्र किया। मगर चेन पिंग को तो उसकी बात समझ नहीं आती। वो कह रहा था बाओपिंग बस थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमने रात के समय वहाँ जाना सही रहेगा। तो बाओपिंग मायूस होकर चेन पिंग की बास्केट के पास जाकर बैठ गई। यहाँ पर वो खुद को समझा रही थी कि तुमने जूनियर अंकल चेन पिंग के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो ऑलरेडी तुम्हारी खातिर इतना कुछ कर चुके हैं, तो तुमने उनसे ग्रेटफुल रहना चाहिए। यहाँ पर लियांग ने बाओपिंग की सारी बातें सुन ली थी और उसे इस बच्ची पर हंसी आने लगी। अब रात के समय ये सभी लोग सोने के बाद चेन पिंग लियांग से बात करता है। वो कहने लगा कि मास्टर वान ने मेरी मदद करने के लिए वेजिन नाम के बंदे को हायर किया था और तुम वो वेजिन बिल्कुल नहीं हो। जिस पर लियांग कह रहा था हाँ तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। दरअसल वेजिन एक नंबर का पियक्कड़ है। अगर वो यहाँ होता तो तुम्हारी मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा देता। दरअसल वेजिन को तलवारबाजी के कुछ पाठ में नहीं सिखाए थे, तो उसने पेमेंट के तौर पर मुझे अपना ये वाटर गोड दे दिया। और रही बात इस गधे की, तो ये भी वेजिन का है। मैं तो बस वेजिन की खातिर इसका ख्याल रख रहा हूँ, क्योंकि
क्योंकि कुछ दिनों पहले वे जिन सेक्लूजन में जा चुका है। यहाँ पर लियांग चेनपिंग की तरफ अपना गोड पास करता है, लेकिन चेनपिंग ने वाइन पीने से मना किया। वो कह रहा था कि कल्टीवेटर ने शराब नहीं पीनी चाहिए। जो सुनते साथ ही लियांग ने वो गोड छीनकर 2 घूंट और मार दिए। यहाँ पर चेनपिंग उससे कहता है कि लियांग, मुझे इस सफर में काफी ज्यादा डर लग रहा, ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो लियांग उसे समझाने लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जब से ये ट्रिप शुरू हुई तुमने एक दिन भी ठीक से आराम नहीं किया। तुम्हारे पास कोई न कोई काम तैयार रहता। कभी तुम अपने डैगर को धार लगाते हो तो कभी मेरे गधे को खाना खिलाते हो, और फिर ये दोनों काम पूरे होने के बाद तुम आगे के रास्ते को भी चेक करते हो ताकि अगले दिन का सफर अच्छा रहे। भाई तुम हो तो इन बच्चों को पेट भर के खाना मिल रहा। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जगह पर मैं नहीं हूँ, वरना इन बच्चों को तो भूखा ही मरना पड़ता। एक तो ये मारे जाते या फिर मैं ही भाग जाता। चेनपिंग, तुम खुद पर इतना जोर मत डालो, क्योंकि तुम भी अभी तक एक बच्चे हो। जवानी तुमसे कोसों दूर है। अब अगली सुबह जब बाओपिंग की आँख खुली तब उसने देखा कि चेनपिंग वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो एक सेकंड के लिए वो बंदी काफी ज्यादा परेशान हो गई, और फिर उतने में उसकी नजर पड़ी एक नई बास्केट पर। वो बच्ची तो इस बास्केट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। इधर चेनपिंग प्रैक्टिस कर रहा था तो बाओपिंग तुरंत ही उससे मिलने पहुंच गई। यहाँ पर चेनपिंग ने देखा कि बाओपिंग तो इस बास्केट को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं, बल्कि वो तो आंसू बहा रही। और तभी बाओपिंग ने रोते हुए जाकर चेनपिंग को अपने गले लगा लिया। वो कह रही थी, जूनियर अंकल प्लीज मुझे माफ करो। तो चेनपिंग बड़े ही प्यार से उसकी आंखें पोंछते हुए कहने लगा कि इसमें रोने वाली क्या बात हो गई। अगर तुम्हें ये बास्केट पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बना दूंगा। तो बाओपिंग उससे कहती है, अरे यार आप दोबारा से गलत समझ बैठे, ये बास्केट मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। जिसके बाद वो तुरंत ही उस बास्केट को अपने गले लगा लेती है। वो कह रही थी कि मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ लियांग भी उनकी बातें सुनकर स्माइल करने लगा। वो सोच में पड़ गया कि आखिर चेनपिंग के दिल में इतना प्यार कहाँ से आता होगा। ये तो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढता। ये बंदा वाकई यूनिक है। और अब इन सब ने मिलकर एक बार फिर से अपना सफर शुरू किया। काफी देर तक चलने के बाद ये लोग कीदोन माउंटेन में पहुंच चुके थे। उस इलाके में आते ही लिनहुआ ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी। तो चेनपिंग कहने लगा कि आज की रात हम यहीं पर आराम करेंगे, और मैं जल्दी तुम सबके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जू अपने सामने फैली हुई रेड ऑरा को देखते हुए कहने लगे कि भले ही मैंने मार्शल आर्ट के 5वें रेल्म को अचीव किया, लेकिन मैंने कभी भी स्मॉल टाउन को नहीं छोड़ा, और ना ही बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस लिया। मेरे पास तो असली कॉम्बैट का कोई नॉलेज नहीं। सो अब अगर यहाँ पर किसी पावरफुल चीज से मेरा मुकाबला हुआ तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि विदाउट कॉम्बैट स्किल मैं अपनी टीम को सेफ रख पाऊंगा। तो क्यों न खतरे के लिए पहले से ही तैयार रहा जाए। मेरे पास ही माउंटेन गॉड ऑफरिंग टैलिस्मान है। कुईगोंग, इन 2 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर माउंटेन गॉड की पावर को समन कर सकता हूँ। उनकी पावर सुधार लेकर मैं किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उतने में ही लियांग वहाँ पर पहुँच गया। वो मास्टर जू को बता रहा था कि कुईगोंग, इन 2 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके आप अर्थ डेटी और माउंटेन गॉड की पावर को समन कर सकते हो, लेकिन मुझे डर है कि आप जिस टैलिस्मान का इस्तेमाल करके उस पावर को समन करना चाहते हो, ये टैलिस्मान उसकी वजन के नीचे दब जाएगा, जिसके चलते आपका ये टैलिस्मान डिस्ट्रॉय होगा और आप किसी पावर को समन भी नहीं कर पाओगे। और ऊपर से माउंटेन गॉड भी आप पर अलग से भड़क जाएगा। अगर मेरी मानो तो आप बस एक डिफरेंट कैरेक्टर का इस्तेमाल करो। मेरे ख्याल से आप माउंटेन इस कैरेक्टर को चूज कर सकते हो। तभी मास्टर जू लियांग से पूछने लगे कि क्या आपको इस कीदुन माउंटेन के बारे में कुछ पता है? मैंने तो सुना था कि माउंटेन गॉड और अर्थ डेटी इसी माउंटेन पर मौजूद हैं। सो अगर वो दोनों इसी माउंटेन पर है तो फिर यहाँ पर इतनी भयानक डेमोनिक ऑरा कहाँ से आ गई? जिस पर लियांग हंसते हुए कहने लगा कि पता नहीं आपको ये किसने बताया कि गॉड्स हमेशा अच्छे रहते। और फिर वो मास्टर जू को कोई क्लियर जवाब दिए बिना ही वहाँ से रवाना हो गया। इधर बाओपिंग मास्टर जू को बता रही थी कि जूनियर अंकल अभी तक वापस नहीं आए। मुझे उनकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही। जो सुनते साथ ही मास्टर जू लियांग से कहने लगे कि प्लीज तुम जाकर चेनपिंग को चेक करके आओ, और तब तक मैं इस माउंटेन रेजिंग टेक्निक को कंप्लीट करता हूँ। तो लियांग कह रहा था ठीक है, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। मैं तो कहूँगा आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। वेल यहाँ पर लियांग ने मास्टर जू के मजे लेने के लिए उन्हें काफी ज्यादा डरा दिया। और अब सीन शिफ्ट होकर हम चेनपिंग को देख पाते जो कि एक पेड़ के सामने पहुंच चुका था। उसने देखा कि उस पेड़ पर बहुत बड़ी खाल लटकी हुई है। उसे टच करते साथ ही चेनपिंग समझ गया कि ये किसी पाइथन की खाल होगी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जू की डीमन सबडुइंग बेल भी जोर जोर से बजने लगी, जो देखते साथ ही ये लोग समझ गए कि यहाँ पर कोई डीमन है। और उतने में वहाँ पर काफी तेज हवाएं बहने लगी। तो मास्टर जू ने फटाफट से अपने टैलिस्मान की पावर को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर उन्होंने माउंटेन वर्ड का यूज किया
गया था। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जरूर से माउंटेन गॉड उनकी मदद करेगा, मगर वहाँ का तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। और उतने में मास्टर जू पर एक एल्डर ने हमले करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि तुम्हारी 18वीं जनरेशन के एंसेस्टर की ऐसी की तैसी, तुम सब के सब यूजलेस हो। शायद तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, तुम तो बस दूसरों को परेशान करने में माहिर हो। भले एल्डर है अर्थ डेटी, और रोते हुए कहने लगा कि मैं न जाने कितने ही सालों से इस माउंटेन में गरीबी से जीता आया हूँ, ताकि एक दिन ग्रेट डायली डायनेस्टी मुझे ऑफिशियली माउंटेन एंड वाटर गॉड का टाइटल दे दे। मेरी तो इंतजार करते करते बहू भी बूढ़ी हो गई, और अब जाकर फाइनली तुमने मुझे समन किया। और उतने में मास्टर जू ने उस बंदे को उसकी स्टिक के साथ ही ऊपर उठा लिया, तो एल्डर उसके मुंह पर स्पिट करके तुरंत ही उनकी टीम में शामिल हो जाता है। साथियों, मास्टर जू से कह रहा था कि अगर तुझ में दम है तो तू खुद ही जाकर उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे। वेल, यहाँ पर मास्टर जू को समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा इतना किससे डर रहा है। और अब हमें एक भयानक ब्लैक पाइथन दिखाया गया। उसने जैसे ही इन्हें देखा, वो तुरंत ही उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। और डेटी तो फटाफट से उन पाइथन को बताने लगा कि देखो, ये बच्चे काफी ज्यादा डिलीशियस है, तो प्लीज इन्हें खा लो। वैसे भी मेरे फ्लेश को खाकर तुम्हें मजा नहीं आने वाला। वहीं पर बाओपिंग चिल्लाने लगी कि अगर हेवन ने इस बुड्ढे को डेटी का दर्जा दिया है तो जरूर से हेवन अंधा होगा। ये बुड्ढा तो हम बच्चों से भी ज्यादा कमजोर है। अब यहाँ पर मास्टर जू ने अपने एक जोरदार पंच के साथ उस पाइथन पर अटैक कर दिया, जिससे उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था। इसलिए वो दोबारा से जाकर उस पाइथन पर एक और पंच हिट कर देते हैं, जिससे वो पाइथन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। वहीं पर लिन कह रही थी, फादर शायद आप ये बैटल जीत जाओगे, मगर उतने में उस पाइथन ने अपनी टेल की मदद से मास्टर जू को सीधे चट्टान पर पटक दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। और अब वो पाइथन इन पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। वहीं पर वो डेटी तो बस रेंगते हुए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन पाइथन इन सबको छोड़कर सीधे उस डेटी के पास ही पहुंच गया। तो डेटी उसे धमका रहा था कि तुम मुझे खा नहीं सकते, आफ्टर ऑल मैं एक डेटी हूँ, अगर कमजोर हुआ तो क्या हुआ। और उसी वक्त वहाँ पर एक और व्हाइट कलर की पाइथन पहुंच गई। उसे देखकर ही डेटी तो सीधा घुटनों पर आ गया। वो कह रहा था, ये लो, अब तुम्हारी बीवी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। और अब वो दोनों पाइथन मिलकर अपनी बहुत ही खतरनाक साउंड वेव्स को रिलीज करने लगे, जिससे तो इन सभी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और तभी हम चेन पिंग को देख पाते, जो कि बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ अपनी टीम के पास पहुंच चुका था। उसने तो सीधे ब्लैक पाइथन की बॉडी को क्लाइम करके व्हाइट पाइथन पर छलांग लगा दी। चेन पिंग की सिकल सीधे उस व्हाइट पाइथन के माथे में घुस चुकी थी, जिससे तो पाइथन जोर जोर से चीखने लगी। और अब मौका मिलते ही चेन पिंग अपने साथियों को लेकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन ब्लैक पाइथन उनका रास्ता रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ से व्हाइट पाइथन भी जख्मी हालत में वहाँ पर पहुँच चुकी थी। उसने तो सीधे चेन पिंग पर ही अटैक कर दिया, मगर चेन पिंग उसके जबड़े को कस के पकड़ा हुआ था, ताकि वो गलती से भी इस पाइथन के पेट में न चले जाए। तो उस पाइथन ने भी गुस्से में आकर चेन पिंग को एक चट्टान पर पटक दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। हालांकि उसने दोबारा से उस पाइथन को चैलेंज किया। यहाँ पर चेन पिंग सोच रहा था कि माउंटेन तो अंदर से पूरी तरह से खोखले हो चुके, तो क्यों नहीं इसी का इस्तेमाल किया जाए। और अब वो इस सारी प्लानिंग बनाई रहा था कि उसी वक्त तो पाइथन उसे एक ही फटके में काफी दूर पटक देती है। चेन पिंग की सिकल वहाँ से थोड़ी दूर पर मौजूद थी, तो तुरंत ही अपनी वेपन की तरफ भागने लगा। और इधर वो व्हाइट पाइथन भी उसे फॉलो कर रही थी। अब जैसे ही चेन पिंग के हाथ अपना वेपन लगा, वो तुरंत ही उस स्नेक पर छलांग लगाते हुए उन्हें इधर उधर भगाने लगा। उन पाइथन्स के लगातार हमलों की वजह से वो इलाका डैमेज हो रहा था, और तो और उसे कैच करने के चक्कर में इन पाइथन्स में एक जोरदार टक्कर हो गई। वो दोनों कंफ्यूज होकर चेन पिंग को ढूंढ रहे थे। और उतने में चेन पिंग ने ब्लैक पाइथन की बॉडी पर सवार होकर दोबारा से व्हाइट पाइथन के माथे पर वार किया, जिससे वो पाइथन इतने जोरों से नीचे पटकी कि वो पूरा इलाका नीचे की तरफ कोलैप्स होने लगा। हालांकि ये दोनों पाइथन वहाँ मौजूद एक क्लिप पर लिपट जाते हैं, जो देखते साथ ही चेन पिंग ने मास्टर जू को इशारा कर दिया। तो मास्टर जू फटाफट से उस क्लिप पर एक जोरदार पंच हिट कर देते हैं, जिसके चलते वो चट्टान भी कोलैप्स हो गई। और अब उन पाइथन्स के साथ साथ ये सभी लोग नीचे की तरफ गिरने लगे। दरअसल वहाँ पर कई सारे और भी रॉक्स थे, तो इन लोगों ने जैसे तैसे नीचे गिरने से खुद को बचा लिया। हालांकि इसी चक्कर में चेन पिंग और बाओपिंग अपनी टीम से दूर हो गए। चेन पिंग ने देखा कि ब्लैक पाइथन ने अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज किया, मगर मास्टर जू उस पर लगातार पंचेस हिट कर रहे हैं। हालांकि उस पाइथन ने अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उन्हें चट्टान पर दे मारा। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट पाइथन चेन पिंग को निगलने के लिए वहाँ पर पहुंच चुकी थी, मगर चेन पिंग बाओपिंग को अपने गोद में उठाकर यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए सीधे उसे लिन की
तरफ पास कर देता है। इतना ही नहीं, उस चट्टान पर ढेर सारी तलवारें थी। तो पाइथन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए चेनपिंग को उन स्वॉर्ड से घायल करने लगी, जिससे चेनपिंग बुरी तरह से लहूलुहान हुआ। बाओपिंग ने तो उसकी ये हालत देखकर ही रोना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि कहीं चेनपिंग इस पाइथन के हाथों मारा न जाए, मगर चेनपिंग दोबारा से उठ गया। वो वही की एक तलवार उठाकर बड़े स्टाइल के साथ उस सांप को अपनी तरफ बुला रहा था, जिसके बाद उसके मुंह के साइड से गुजरते हुए सीधे उसकी बॉडी पर अपनी तलवार लगा देता है। मगर इस पाइथन की स्केल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए चेनपिंग ने छलांग लगाते हुए सीधे उसके माथे को निशाना बनाया और जानबूझकर एक जगह पर खड़ा हो गया। तो पाइथन बड़ी तेजी से उस पर टूट पड़ी। इधर ये सभी लोग चेनपिंग के लिए परेशान थे, मगर चेनपिंग तो उसके माथे पर सवार है। उसने अपनी सिकल सीधे उस पाइथन के माथे में घुसा दी थी, जिससे वो काफी ज्यादा तड़पने लगी। यहाँ पर चेनपिंग जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर उसने अपनी सिकल को नहीं छोड़ा और फिर एक बार फिर से उसने व्हाइट पाइथन को लहूलुहान कर दिया। ये दोनों भी काफी तेजी से नीचे गिरने लगे थे, मगर चेनपिंग अपनी सिकल को चट्टानों में घुसाते हुए दोबारा से ऊपर आ गया और जैसे तैसे अपने साथियों के पास पहुंच चुका था। ब्लैक पाइथन तो उसे देखते साथ ही वहां से भाग निकला, मगर चेनपिंग को पता था कि ये उनकी कोई चाल है। वो सोच में पड़ गया कि इन दोनों पाइथन्स ने तो ऑलरेडी इंटेलिजेंस को गेन किया है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे की मदद क्यों नहीं कर रहे। इनके पास हमें मारने के ढेर सारे मौके थे, मगर शायद ये हमें मारना ही नहीं चाहते, बल्कि ये तो किसी और का इंतजार कर रहे। और अब आखिरी सीन में हमें लियांग दिखाया गया। अब लियांग का इनके साथ क्या कनेक्शन है, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।